welcome to on our channel Guru KPO. I am Dr. Sonam Ratnu, Assistant Professor. Today we will discuss about the General Assembly. Okay. बेसिकली जनरल असेंबली जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का. इट मींस यूनाइटेड नेशंस जो कि सिक्योरिटी एंड पीस के लिए वर्क करता है, उसके 6 ऑर्गन्स में से अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो कौन है? जनरल असेंबली है. जनरल असेंबली जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जैसे कि हम लोगों के, अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट सिस्टम है तो पार्लियामेंट होती है, उसी तरीके से अगर हम जनरल असेंबली की बात करें तो वहाँ पार्लियामेंट का कौन रोल प्ले करती है? जनरल असेंबली करती है. किसके अंदर? यूनाइटेड नेशंस के अंदर. और यूनाइटेड नेशंस जो है इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं? अगर हम बात करते हैं तो टोटल मेंबर्स हैं 193. 193 इट मींस कि 193 ने यूनाइटेड नेशंस के साथ वर्क करना, उनके साथ एज अ मेंबर जो हो सकता है कि मेंबरशिप जिसे हम कहेंगे वो एक्सेप्ट की है. और जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स में ईच स्टेट, अगर एक स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर कितने लोग या कितने मेंबर्स वहाँ पे पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे? वहाँ पर 5 पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं ईच स्टेट को. फॉर एग्जांपल इंडिया है तो इंडिया की तरफ से जनरल असेंबली में जितने पर्सन अटेंड करेंगे वो होंगे 5. इट मींस 193 मल्टीप्लाई बाय 5 इतने मेंबर्स जनरल असेंबली के अंदर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पावर्स और फंक्शंस होती है उनको. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे इसको डिटेल में. तो कंपोजिशन में बात करते हैं. जनरल असेंबली में प्रेजेंट में 193 मेंबर्स हैं. 193 मेंबर्स वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करते हैं. अब हम आते हैं वोटिंग राइट्स. इट मींस कि अगर वहाँ पर 193 मेंबर्स हैं तो क्या वहाँ पर एक मेंबर को एक वोट कास्ट करने का राइट होगा या एक से ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हर स्टेट में कितने मेंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं? 5. तो इट मींस क्या है कि हर पर्सन को, हर मेंबर को 1 वोट कास्ट करने का राइट है. इट मींस अगर हम बात करते हैं 193 मल्टीप्लाई बाय 5 इतने मेंबर्स वहां पर अपना एक सिंगल वोट जो है वो वहां पर देते हैं. तो ईच मेंबर हैज 1 वोट राइट. ओके. अब हम आगे चलते हैं मतदान के अधिकार के बाद फंक्शंस एंड पावर्स. देखिए स्टूडेंट्स, जनरल असेंबली जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर कि सारे मेंबर्स बैठकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम बजट. ओके कि फाइनेंशियल किस तरीके से बजट जो है उसको कहाँ पर किस तरीके से वो यूज़ करेंगे, कितना बजट आएगा, कौन से फंड्स वो अपने पास लाएंगे, उन फंड्स को वो कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सभी कौन डिस्कस करेगा? ये सभी जनरल असेंबली जो है वो अपने पावर्स एंड फंक्शंस में डिस्कस करती है. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन से. तो पहला फंक्शन है डेलिबरेटिव फंक्शंस, जिसे हम कहते हैं विमर्शकारी कार्य. इट मीन्स जनरल असेंबली के अंदर 193 मेंबर्स के जो स्टेट के प्रेजेंट करने वाले लोग हैं वो डिस्कस करेंगे किन चीज़ों को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को. अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे फर्स्ट हम देखते हैं. तो पहला है डिस्कस एनी क्वेश्चन एंड मैटर. फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर किसी स्टेट के अंदर प्रेजेंट में कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जहां पर कि सभी स्टेट्स को लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन जो है वो हमें अवेलेबल होना चाहिए या करवाना चाहिए, तो वहाँ पे सभी स्टेट्स एक साथ बैठते हैं, उसके ऊपर वो डिस्कस करते हैं और फिर वो अपनी मेजॉरिटी से उस पर डिस्कशन करके अपना कंक्लूजन पे आते हैं. तो वो कंक्लूजन जो होता है वो किसी भी क्वेश्चन पे जो वहाँ पर रेज किया जाएगा उसके बारे में वो होगा. सेकंड बात करते हैं कोऑपरेटिव इन द मेंटेनेंस पीस एंड सिक्योरिटी. तो कॉपरेशन इन द मेंटेनेंस पीस एंड सिक्योरिटी. तो देखिए यूनाइटेड नेशंस को लाने का, बनाने का, फ्रेम करने का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो सिक्योरिटी एंड पीस ही था. बिकॉज जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस वर्ल्ड वॉर के अंदर जिस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं चारों तरफ जो एनवायरनमेंट था, जिस तरीके से एक फियर आ चुका था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए और पीस और सिक्योरिटी और हर किसी को ये फील आए कि हम अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में सिक्योर हैं, उसी को लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया. तो मेन अगर हम बात करें तो जनरल असेंबली का मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा या पावर फंक्शंस भी हम क्या बोल सकते हैं कि सभी स्टेट्स में, सभी कंट्रीज में क्या रहे?
पीस एंड सिक्योरिटी रहे, कोई वॉर वो आपस में ना करे, किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में ना आए, और किस तरीके से भी वो अपने आप को इस तरीके से फील ना करें कि अगर आज हम पावरफुल हैं तो जो नीचे वाली कंट्रीज हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उनको डोमिनेट कर सकते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए काम कहाँ होता है, वो काम होता है आपके जनरल असेंबली में। नेक्स्ट वर्क की बात अगर हम करें, मे कॉल अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए जनरल असेंबली में 193 स्टेट्स प्रेजेंट करते हैं। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें सिर्फ 15 मेंबर्स हैं, राइट, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी मेंबर्स। अब 15 मेंबर्स हर इशू के ऊपर, या हम बात बोले किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वॉर हो रहा है, उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल उस चीज़ को ऑब्जर्व करे या उस चीज़ को नोटिस करे। तो ऐसी सिचुएशन में जो जनरल असेंबली है, अगर उनको ये रियलाइज़ होता है, फील होता है कि कोई ऐसा मैटर आ सकता है या आ चुका है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं पता है, तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन वो कहाँ पर पहुँचाना, सिक्योरिटी काउंसिल को, ताकि सिक्योरिटी काउंसिल इमीडिएटली जो एक्शन उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में उसको लेना चाहिए वो ले ले। इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल को ये बताना और उनका जो भी अटेंशन है वो उस इशू तक, उस ऑब्जेक्ट तक ले जाना, ये कौन करता है, ये जनरल असेंबली के अंदर बैठे सभी सदस्य करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आता है आपके सुपरवाइजरी फंक्शंस। सेकंड फंक्शन कौन सा है, सुपरवाइजरी फंक्शन। सुपरवाइजरी यानी सुपरविजन करना, काम को देखना कि कोई अगर किसी एक ऑर्गन और जो दूसरे ऑर्गन है जो आपके यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के अलावा, जैसे हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करते हैं, इकोसॉक की बात करते हैं, तो ये सभी अपना वर्क प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किस तरीके के इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, इन सब के लिए सुपरविजन का काम भी कौन करती है, जनरल असेंबली करती है। इट मीन्स अगर जनरल असेंबली को ये लगता है कि हमें इस ऑर्गन को, जो उनका वर्क है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, तो उसके लिए सजेशंस भी कौन देगी, जनरल असेंबली देगी। अगर हम बात करें जनरल असेंबली, 2 ऐसे ऑर्गन्स है जिसपे कि सबसे ज़्यादा फोकस करती है या जिसका सबसे ज़्यादा सुपरविजन करती है, वो फर्स्ट है आपका इकोसॉक, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट मीन्स कि जो भी सोशली और इकोनॉमिकली जो भी जनरल असेंबली नोटिस करती है उसके लिए वो सबसे पहले सुपरविजन किसका करेगी, इकोसॉक का, क्योंकि वो वर्क कौन कर रहा है, इकोसॉक कर रहा है। अगर सेकेंड हम बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को एक स्पेसिफिक वर्क के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो उस ऑर्गन को वो वर्क देती है, और जब यूनाइटेड नेशंस का वो स्पेसिफिक वर्क ट्रस्टीशिप काउंसिल कंप्लीट करती है उसके बाद वो डीएक्टिव हो जाती है। इसीलिए उसको सुपरविजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि जो स्पेसिफिक वर्क हमने ट्रस्टीशिप काउंसिल को दिया वो उसको प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सुपरविजन कौन करती है, वो सुपरविजन करती है जनरल असेंबली, ताकि प्रॉपर वर्क हो सके और जो रिजल्ट हमें चाहिए थे, जो रिक्वायर्ड थे, वो रिजल्ट हमको मिल सके। नेक्स्ट वर्क की अगर हम बात करते हैं तो वो नेक्स्ट वर्क है आपका फाइनेंशियल फंक्शंस, वित्तीय कार्य। देखिए स्टूडेंट्स कि यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स अपनी तरफ से फंड्स जो हैं वो अवेलेबल करवाते हैं ताकि यूनाइटेड नेशंस प्रॉपर वर्क कर सके, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज़ भी यूनाइटेड नेशंस के साथ वर्क कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक वर्क हैं जिसके अंदर उनको फाइनेंशियल हेल्प नीड होती है। तो इसीलिए जितने मेंबर्स हैं वो अपनी तरफ से फंड्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल करवाते हैं, और उस फंड्स को कहाँ लगाना है, यानी हम कह सकते हैं बजट, कि इस फील्ड में इतना बजट की रिक्वायरमेंट है, इस फील्ड में इतना बजट का रिक्वायरमेंट है। तो जितने बजट की रिक्वायरमेंट है उस बजट को कैसे लगाना है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कैसे हो जिसका हमें रिजल्ट मिल सके और फंड्स का सही यूटिलाइजेशन हो सके, सही प्रॉपर हमको उस फंड्स को हम यूज कर सके, इसके लिए वो डिस्कशन भी कहाँ होता है, जनरल असेंबली में होता है। जनरल असेंबली फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं, कोविड का टाइम पीरियड ऐसा था जब सबको ये फील आया कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर कि कोई हर पर्सन हेल्पलेस था, और उस समय सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी मेडिसिन की, या हम कह सकते हैं हेल्थ के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए थे उसके लिए। तो वहाँ पर अगर उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड की क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर उस बजट
को लगाना, उस बजट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़, वो मेडिसिन, वो हेल्थ, जो भी इक्विपमेंट्स थे वो अवेलेबल करवाना, वो किसका काम हो गया? जनरल असेंबली का हो गया। वो अपने जो सेशन होता है, उनकी जो मीटिंग होती है उसके अंदर वो डिस्कस करते हैं और उस अकॉर्डिंग अपने बजट को फाइनलाइज करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्टिव फंक्शंस, जिसे हम निर्वाचन संबंधी कार्य कहते हैं, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस में स्टार्टिंग में 193 मेंबर्स नहीं थे। ये एक जर्नी बहुत लंबी स्टार्ट हुई और वो जर्नी आज 193 मेंबर्स पे आ गई है। तो जो वो जर्नी स्टार्ट हुई और 193 मेंबर्स तक आए, तो इन मेंबर्स को ऐड करने के लिए भी कोई ना कोई तो इस तरीके का प्रोसीजर होता होगा, उस प्रोसीजर को ये फॉलो करते होंगे, राइट। और सेकेंड, जो ऑर्गन्स है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में पहले कितने मेंबर्स थे? 11 थे। जब 1965 में ये बनी तब सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 11 मेंबर्स थे और जब 1965 के बाद इसके अंदर कितने मेंबर्स हो गए? 1965 के बाद इसके अंदर 15 हो गए। तो ये बना कब? जब इसका 48 का जब ये यूनाइटेड नेशंस है तब सिक्योरिटी काउंसिल बनी। तो सिक्योरिटी काउंसिल में उस वक्त कितने मेंबर्स थे? उस वक्त 11 थे और आफ्टर 1965 इसके अंदर अमेंडमेंट करके कितने मेंबर्स और ऐड कर दिए गए? 4 मेंबर्स और ऐड किए और प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं? 15। तो ये जो नए मेंबर्स ऐड हुए, ये जो मेंबर्स को किस तरीके से ऐड किया जाएगा, यही इलेक्टिव फंक्शंस कहलाते हैं। तो इलेक्टिव फंक्शंस में हम फर्स्ट बात करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं, ठीक है, जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं, 193 का अगर नंबर अगर वो इंक्रीज होता है और 194 पे जाता है, जो 194 नंबर का जो मेंबर होगा, जो स्टेट होगा, उसको किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा? उसका एक पूरा प्रोसीजर होगा जो कि जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया जाएगा और जनरल असेंबली उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग न्यू स्टेट को अपने साथ ऐड करेगी और वो नंबर्स जो 193 थे वो बढ़कर कितने हो जाएंगे? 194, 195, राइट। सेकंड है आपका इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ऑर्गन्स है उसके अलावा जनरल असेंबली को छोड़ दीजिए 5 ऑर्गन्स है। अगर उनमें मेंबर्स को ऐड करना है, अगर उसके अंदर मेंबर्स को किसी भी तरीके से चेंज करना है, जिसे मैंने आपको बोला कि जब यूनाइटेड नेशंस बना तब सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 11 और आफ्टर 1965 कितने हो गए? 15। तो ये जो 4 मेंबर्स को इन्होंने ऐड किया, वो ऐड करना भी क्या होगा? उसका इलेक्टिव फंक्शंस में आता है। ये जो जनरल असेंबली है वो बैठती है, वो डिस्कस करती है और उस अकॉर्डिंग वो क्या करती है? ऐड करती है, राइट। जो लास्ट फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूटेंट फंक्शन, संवैधानिक कार्य है। इसका मतलब क्या है कि देखिए यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, वो यूएन चार्टर पे वर्क करता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, हम उसी पे बेस्ड हमारा वर्क होता है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस का अपना एक चार्टर है जिसके अंदर हर ऑर्गन के अपने आर्टिकल्स हैं। उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर उनको उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक कौन सा ऑर्गन वर्क करेगा, यहाँ से यहाँ तक कौन सा ऑर्गन वर्क करेगा। तो ये पूरे यूएन चार्टर में मेंशन्ड है, राइट। अब वहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें कोई न्यू आर्टिकल ऐड करना है या अमेंड करना है, चेंज करना है या कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके हमें उसके साथ कोई नई लाइन ऐड करनी है, तो वो कौन सा वर्क कहलाएगा? आपका कॉन्स्टिट्यूटेंट फंक्शन, संवैधानिक कार्य होंगे, जिसमें हम यूएन चार्टर में कुछ ऐड कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल कोर्ट की जो अपना खुद का एक प्रोसीजर है जो उसके अंदर मेंशन्ड है, अगर उसमें भी हमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी हम किससे कर सकते हैं? जनरल असेंबली के थ्रू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 5 फंक्शंस किसके हैं? जनरल असेंबली के। इसीलिए जिस तरीके से हमारे इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा रोल प्ले करती है कि सारा फाइनेंशियल वर्क, सुपरविजन का वर्क या हम कह सकते हैं इलेक्शन का वर्क, वोटिंग का वर्क, ये सब पार्लियामेंट देखती है। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें जनरल असेंबली वो सारे वर्क करती हैं, चाहे किसी न्यू मेंबर को ऐड करना हो या ऑर्गन के अंदर मेंबर को ऐड करना हो, किसी स्टेट को ऐड करना हो, सुपरवाइजरी वर्क हो या कुछ अमेंडमेंट करना हो या वोट कास्ट करने का राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर किसी स्टेट के पास ये है कि उसको स्पेसिफिक कुछ अमाउंट फंड के तौर पे किसको सबमिट करवाना है? यूएन को करवाना है, और अगर वो अपना अमाउंट, अपना फंड
2 ईयर्स तक सबमिट नहीं करवाता है तो ऐसी सिचुएशन में उसे वोट कास्ट करने का राइट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल मान के क्या चल सकते हैं कि अगर आपने अपने जो ड्यूटीज़ हैं, जो आपने आपको दिया गया वर्क है, अगर आप उसको प्रॉपर नहीं करते हो तो एज अ पनिशमेंट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं थ्रू यूनाइटेड नेशंस और जनरल असेंबली। तो इसीलिए जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इंपॉर्टेंट ऑर्गन होने के कारण सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स किसके पास हैं, जनरल असेंबली के पास हैं। और इसीलिए जब हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल लॉ में जब हम यूनाइटेड नेशंस को पढ़ते हैं, उसके ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस पे आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका जनरल असेंबली पे। इसीलिए जनरल असेंबली एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हर स्टूडेंट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर उस पर क्वेश्चन आए तो वो अटेम्प्ट कर सके। तो आई होप कि आपको मैंने ये जो एक लेक्चर दिया इसमें आपका वो सारे पॉइंट्स जो आपको क्लियर होने चाहिए थे वो क्लियर हुए। थैंक यू एवरीवन।